नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं किसान वाणी सिरौंज और हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो आईएपी पे भी हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने इंटरव्यूज को आईएपी पर, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर डालने का प्रयत्न करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंटरव्यूज से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आज हमारी इस श्रृंखला में आज हमारे जो मेहमान हैं वो कर्नल सुभाष जी हैं, जिन्होंने सार्थक कर दिखाया है शास्त्री जी के उस वाक्य को जिसमें शास्त्री जी ने कहा था जय जवान और जय किसान। यानी कि कर्नल सुभाष जी ने पहले आर्मी में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद कृषि क्षेत्र में आकर उन्होंने कोशिश की कि कृषि को एक नए आयाम तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको रूबरू करवाते हैं कर्नल सुभाष जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू साहब। जी कर्नल साहब, थोड़ा सा हमने अपने श्रोताओं को आपके बारे में बताया है, पर मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह आपने हमारे देश में सेना में भी अपनी सर्विस दी और उसके बाद आपने कृषि क्षेत्र में भी एक नए आयाम स्थापित किए। देखिए, मैं 10 साल की एज में मेरे फादर ने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भेजा था, जो कि हॉस्टल का स्कूल था, का सैनिक स्कूल था। उसके बाद मैं वहीं से एनडीए में गया और एनडीए से इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गया और फिर मेरी यूनिट 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में मैंने कमीशन लिया। और 2006 तक जो मेरा बॉक्स 10 साल की उम्र में मैं लेके गया था, वो 2006 में घर वापस आया। लेकिन हमारी जो जड़ें थी वो खेती से थी और हमें एक बात हर बार ये सुनने को मिलता था कि खेती फायदे का काम नहीं है, खेती फायदे का काम नहीं है। हमने इस बात पर यकीन नहीं किया और ये साबित करने की हमने सोचा कि इसको साबित करते कि खेती फायदे का काम भी हो सकता है। और हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अपने एक साथी जो कि सिविलियन थे उनसे के साथ पार्टनरशिप करके जमीन किराए पर लेकर हमने अपना खेती का काम शुरू किया। और आज हम ये इंग्लिश कैरेट का काम करते हैं और आज इस पूरे जर्नी के अंदर हमने तकरीबन आज हमारे पास 15,000 मैट्रिक टन का अपना स्टोरेज है और तकरीबन 20,000 मैट्रिक टन का एनुअल प्रोडक्शन। जी कर्नल साहब, आपने आपने जानकारी दी कि आप इंग्लिश कैरेट का जो है प्रोडक्शन करते हैं। हमारा क्योंकि इस समय जो इंटरव्यू लेने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने किसान भाइयों को ये बता पाएं कि इस कोरोना काल में भी किस तरह से आप अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से, हालांकि नुकसान हर क्षेत्र में हो रहा है इस कोरोना काल में, लेकिन जो आपकी तरह सक्सेसफुल फार्मर हैं, जिन्होंने एक तरीके से एक चेन डेवलप की हुई है, एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एक आम किसान किस तरह से इस कोरोना काल में भी कम नुकसान झेले और वो भी इकोसिस्टम डेवलप कर सके ताकि उसका जो उत्पाद है वो मार्केट तक पहुंच सके। तो इस बारे में थोड़ा सा आप हमारे किसानों को जानकारी दें। देखिए, अगर इस कोरोना के इस दौरान में जो ये भयंकर महामारी आई, अगर इसमें जो सबसे जबरदस्त काम किया वो जो नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और इनको छोड़ के भारत का किसान भी है, जिसने उसको कोई एक दिन भी आराम से नहीं बैठा और अपना खेती का काम पूरा किया और रिकॉर्ड प्रोडक्शन की। जो आपने कहा कि ये इकोसिस्टम और सप्लाई चेन, वहां पर हमारा किसान कमजोर हो जाता है। उसने पैदा तो कर दिया, उसने मेहनत भी कर दी। हमने इसी चीज को शुरू से डेवलप किया। कभी भी किसी चीज को पैदा करके ये नहीं सोचा अब इसको कहाँ बेचने ले जाएं। सबसे पहले हमने उसको बेचने का ढूंढा कि ये कहाँ बिकेगी और कितनी बिकेगी, और तब जाके हमने उसको ग्रो किया। ये नहीं कि बोया और सिर पे उठाया और ले चलिए आप, फिर किसान का सब शोषण करते हैं। लेकिन अगर किसान अपना दिमाग लगा के ये सोचे कि भाई मैं ये चीज बो रहा हूं, मैं कहाँ बेचूंगा, अगर उसको पहले ही कुछ मार्केटिंग का वो करे और मैं कैसे इसको भेजूंगा, तो शायद वो उसको इतनी कष्ट ना झेलने पड़े। बिल्कुल। हमने इस दौरान में, अगर आज हमारी जो है तकरीबन 40% सेल है, जो कि 100% जो पिछले साल के कंपैरिजन में मार्केट में 40% सेल है,
लेकिन 40% सेल से हमारा सिस्टम चल पा रहा है। अगर ये भी नहीं होती, अगर हमारी सप्लाई चेन नहीं होती तो नहीं हो पाता। सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई रोक नहीं लगाई मूवमेंट पे, लेकिन मंडियों में इस पे, क्योंकि कोरोना के हॉट पॉइंट बन गए, हॉटस्पॉट बन गए, और वहां पर किसान को वो माल नहीं बेच पाया, उसका सिस्टम नहीं है। वो कभी हमने जिस तरीके से अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, उस कारण से आज हम सरवाइव कर पाए। सिस्टम में आम किसान के बस का नहीं है, क्योंकि ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रखने के लिए है, और ना इस देश में कभी भी फार्मिंग के ऊपर जितना पैसा लगना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो किसी ने लगाया। जी कर्नल साहब, आपने जो समस्याएं बताई ये तो हैं ही, लेकिन एक आम किसान अगर आपके अनुशासन से कुछ सीख पाए, आपने अब तक जो काम किए हैं, आपने कैसे इकोसिस्टम डेवलप किया है, कैसे आपने चेन डेवलप की है, एक आम किसान क्या एफपीओ के माध्यम से कर सकता है या फिर वो जी सब देखिए, हर आदमी को पता है कि मेरा जो खेत है वो छोटे होते जा रहे हैं बट के। आप डे वन से जब अकेले काम करते हो तो पहले दिन से वो वाइबल नहीं है। अगर आज एक किसान को खेती करनी है, अगर उसके पास 20 एकड़ जमीन है, तब भी उसको 20 लाख का सामान चाहिए, बारदाना, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैरो, कल्टीवेटर वगैरह। जो 2 एकड़ की कर रहा है उसको भी 20 लाख का चाहिए। अगर वो 2 एकड़ वाला अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा तो पहले दिन से ही वाइबल नहीं है। तो ये हमें किसानों को सोचना पड़ेगा, आपस में जुड़ना पड़ेगा, तभी उनकी कोई वजूद होगा। छोटे छोटे आदमी की कोई आज वजूद नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे हमने तकरीबन सैकड़ों किसान जोड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिस्टम है, तो आज हम सबसे बड़े गाजर के पैदावार है। तो उसका क्या फायदे हमें मिलते हैं, मैं 2-3 वो बताता हूं आपको। जैसे हम बीज खरीदते हैं तो हमें आम किसान से वो 5,000 रुपए केजी कम सस्ता बीज मिलेगा, क्योंकि हम सबसे बड़े बीज खरीदने वाले भी हैं। अगर आप 2 किलो लेने जाएंगे या 2 टन लेने जाएंगे तो आपका अलग से, आपको सामान भी, पेस्टिसाइड भी और बाकी चीजें भी, दवाइयां, हर्बिसाइड, ये सब अगर आप एज ए ग्रुप काम करेंगे, जैसे सरकार ने एफपीओ बनाया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं, अगर इसके अंदर हम मिलकर काम करें तो हमारा भला हो सकता है। और अकेला तो कोई नहीं कर पाएगा, वायबिलिटी नहीं बना सकता, सप्लाई चेन डेवलप नहीं कर सकता। इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे, आपस में हम भाईचारा बढ़ाएं, आपस में जुड़े, इक्विपमेंट को साझा करें, बेचने का तरीका साझा करें, खरीदने का चीज साझा करें, और एक कंटिन्यूअस, आज क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि हमारे सिस्टम में जो बाकी को भी समझना चाहिए, हम तकरीबन 10 महीने तक लगातार बिना ब्रेक के गाजर सप्लाई करते हैं जी, पूरे इंडिया में करते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 महीने के लिए या 10 दिन के लिए जाऊंगा तो मेरी वजूद नहीं है। तो ये किसान को जितना जल्दी समझ लेगा उतना ही इस मार से बच जाएगा। जी, आपने जो अनुभव शेयर किया मार्केटिंग का, और आपने बताया कि किस तरह से मार्केट लिंकेज करनी चाहिए किसान को शुरू से ही, थोड़ा सा आपके अनुभव से ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपकी प्रेरणा लेकर कोई किसान सब्जी उत्पादन करना चाहता है सब्जियों में, तो वो किस तरह से उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरह से वो ये पता करे कि मुझे किन सब्जियों को बोना है, कितना बोना है, और किस तरह से उसको मार्केट के साथ जोड़ने की प्लानिंग करनी। हाँ जी, देखिए आज प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा व्यापार खुल रहा है। प्रोसेसिंग में प्रोसेसर को एक फिक्स्ड रेट से सामान चाहिए, एक अश्योर्ड सप्लाई चाहिए, तब वो जाके आगे अपने माल को फैसला कर सकता है, आगे तय कर सकता है कि मैं बेचूंगा उसको। जैसे नेस्ले है, आज बहुत बड़ा किसान का प्रोडक्ट खरीदता है, आईटीसी है, और इनके जो नेक्स्ट चेन है वो दूसरे इनको डिहाइड्रेट करके देते हैं, कोई फ्रोजन करके देता है, वो देता है, उससे वो किसान देता है। लेकिन हमारा किसान में एक, मैं भी किसान का बेटा हूं, और एक कमी है कि हम अपने जो किया गया वादा है उस पर कई बार टिक नहीं पाते। क्यों? एक तो हमारी हालात कमजोर है, वो है। तो अगर महंगा हो जाता है तो प्रोसेसर को देगा नहीं, सस्ता हो जाता है ले जाता है। तो एक ये हमें आपस में प्रोसेस, और कई बार ऐसा भी होता है प्रोसेसर भी भाग जाता है किसान को धोखा देके। तो अगर हम बढ़िया रिलेशनशिप पैदा करें किसान, और एक अश्योर्ड सप्लाई और एक अश्योर्ड रेट पे शुरू से ही बात हो, और वो एक बढ़िया उसको प्रोडक्ट दे, तो होते होते वो चीज डेवलप हो जाएगी। उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमने एक कंपनी में यहाँ गाजर देना स्टार्ट किया था, तो उनको हमने कहा कि हम 3 साल का रेट हमने तय किया
और आज वो कंपनी हमारे से तकरीबन 4000 मैट्रिक टन गाजर खरीदती है डिहाइड्रेट, जो कि एक किलो भी डिहाइड्रेट नहीं करती थी, क्योंकि हमने उसको एक अश्योर्ड सप्लाई दिया, अश्योर्ड रेट पे दिया, अश्योर्ड क्वालिटी दी, टाइमली दी, और हमने ये सोचते हुए कि इसकी दिक्कतें मिटाएं, तो वो आगे हमारा भी फायदा हुआ, किसान का जो हमारे साथ जुड़े उनका भी फायदा हुआ। तो आज हम तकरीबन जो 25,000 टन पे अगर हम काम कर रहे हैं, वो इसी कारण से कि हमारी अश्योर्ड मार्केट है, तो हम उस चीज को पैदा करा सकते हैं। बोने से पहले हमारे को रेट का पता होता है, और 60% प्रोडक्ट का हमारे को बेचना है, पहले ही बोने से पहले बेच देते हैं, 40% का हम ओपन मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो यही मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि किसान नुकसान नहीं उठाएगा, थोड़ा फायदा धीरे धीरे होगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड जैसे एक किसी बिजनेस में होता है या किसी एक नौकरी में होता है, उस तरीके से उसके पास पैसा आएगा और एक अश्योर्ड मार्केट होगी। जी कर्नल साहब, आपने जो बात की, इसमें बीच में आपने बात की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो किसानों की काफी समस्याएं ये रहती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो ये नहीं समझ पाते कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, कौन सी कंपनी हमें सच में फायदा देने वाली है, या फिर बहुत सारे ऐसी परेशानियां किसानों के मुंह से सुनने को मिलती हैं कि नहीं साहब वो कंपनी ठीक नहीं थी, उसने ये नहीं किया या वो नहीं किया। तो एक किसान कैसे जान पाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम जिस कंपनी के पास जा रहे हैं वो सही है, जेन्युइन है और हमें एक सही मूल्य प्रदान कर पाएगी? देखिए साहब, इसलिए इसमें सरकार का भी एक रोल आता है, जो शायद अभी फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे परसों, कि हम ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, फार्मर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी और प्रोसेसर भी होगा, और ये गवर्नमेंट ये सर्टिफाई करेगी कि ये जेन्युइन प्रोसेसर है। और किसान का एक काम है, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोसेसर अगर वो ठीक से कोई कंपनी काम कर रही है तो उसको किसान की सख्त जरूरत है, लेकिन किसान का भी ये काम है कि वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट उसको टाइमली दे और उसको जितनी मदद कर सकता है उतनी करे, ताकि वो अपने माल को आगे बेच पाए। कई बार हमारे किसान भाई एक गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया इस तरीके से गया कि ऊपर माल बढ़िया लगाओ, सेब की पेटी खोलोगे ऊपर सबसे बढ़िया होगा, और कोई सब्जी होगा ऊपर उसको बोलते मोटा लगाना। ये सब नहीं चल सकता। हमने पहले दिन से हमने जब गाजर को पैक करना शुरू किया तो हमारी बोरी में हम 80 किलो उस पर लिखते थे, 82 किलो डालते थे, ऊपर से नीचे तो एक जैसा। हुआ क्या उसका असर कि हमारी बोरी तुलनी बंद होगी, मार्केट में बोरी को काट के देखना बंद हो गया और हमें 50 रुपए बोरी के वैसे ही एक्स्ट्रा मिलने लगे। तो ये सब पुराना ये करना पड़ेगा कि गलत आदमी इस तरीके से किसान का फायदा ना करे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, जो भी करे वो गवर्नमेंट को पता होगा कैसे करना है। लेकिन अगर हम प्रोसेसर और किसान एक टीम की तौर पे काम करें, जैसे पुराने टाइम में कई बड़े अच्छे आड़ती होते थे और आड़ती किसान का ध्यान रखते थे, फर्ज रहता था उनका, उनके अच्छे में बुरे में ब्याह में शादी में मदद करते थे। आज वो ब्रीड कम है, पहले थे, मतलब ऐसे कि परिवार का हिस्सा होते थे। मैं आज ये किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि वो प्रोसेसर के साथ जुड़े, मार्केट में भी जुड़े और उनको एज ए पारिवारिक संबंध मतलब वो समझे कि आप उसका क्या फायदा कर सकते हैं, वो ये सोचे मैं आपका क्या फायदा कर सकता हूँ। तो ये एक ऐसी टीम बन सकती है जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सब कुछ काम हो सकता है और ये बहुत अच्छा चल सकता है अगर इसको सब ईमानदारी से काम। जी कर्नल साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में गांव पहुंच रहे हैं, क्या वो जो मजदूर हैं वो किसी तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए भी लाभदायक हो सकते हैं? आपको क्या लगता है इस बात में? साहब देखिए, ये किसान ये लेबर क्यों गया था, इसका ये जो प्रवासी मजदूर बोलते गया क्यों था? अगर वहां काम होता तो घर में बहुत कम आदमी है जो छोड़ना चाहते हैं घर, खासकर गरीब आदमी घर को नहीं छोड़ना चाहते। तो अब गांव में क्या है, अगर मैं गेहूं बोता हूं, मान लो गेहूं पूरा है हमारे गांव में, तो मैं किसान मैं कितने दिन तक उसको काम दूंगा? कटाई के टाइम पे काम आएगा, कितने दिन कटाई चलेगी? साल में तो 365 दिन होते हैं। तो जो हमारा किसान है जो ये कहता है कि मजदूर की कमी है या वो है,
तो उसका एक बड़ा कारण क्या है कि वो पूरे टाइम मजदूर को काम नहीं दे सकता। तो जो ये किस तरीके से काम आ सकते हैं कि ये बाकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट की भी डिमांड है कि ये जो मनरेगा का वो है इसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दें, तो कुछ दिन ये काम मिल सकता है इनको, लेकिन 365 दिन तो नहीं दे सकता किसान। 365 दिन सिर्फ सब्जी में काम होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि सब सब्जी लगाना शुरू कर दें। और सब्जी भी आज हमारे जो छोटे परिवार हैं, मतलब जो छोटे तबके के परिवार मेंबर हैं, वो ज्यादा सब्जी का काम करते हैं क्योंकि पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, उनकी झाड़ी निकल जाती है छोटे खेत में। तो ये ज्यादा तो काम मतलब नहीं हो सकता वहां पे। आप ये तो इनको वापस तो आना ही पड़ेगा, फैक्ट्री को भी चलना है, और इतना तो नहीं हो पाएगा। जी कर्नल साहब, आप हमारी नई पीढ़ी से, नई जनरेशन से क्या कहना चाहेंगे जो ये मानती है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की, आर्मी में अफसर रैंक पर भी काम किया, उसके बावजूद आपने वापस अपने खेतों में आकर अपनी कृषि को जो है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश की। तो हमारे जो युवा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं, किसानी करने से उनका स्टैंडर्ड जो है वो लो हो जाएगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? साहब देखिए, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने ये मान लिया कि जो पढ़ा लिखा नहीं वो खेती के लिए फिट है। यही इस देश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। और जिसने खेती में पढ़ाई की, बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर, वो प्रोफेसर या गवर्नमेंट जॉब में चले गए, बैंक में चले गए, खेती में नहीं आए। अगर कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर करता है, डिग्री लेता है, तो वो उस प्रोफेशन को करता है। लेकिन हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा कि ना तो जिन्होंने उच्च शिक्षा एग्रीकल्चर में की उन्होंने खेती की, और ना पढ़े लिखे खेती में आए। नहीं तो हम खेती में बहुत अच्छा कर रहे होते। अब जब हम खेती कर रहे हैं साहब, ये मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, और जिस दिन इसमें पढ़ा लिखा आदमी आएगा, इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, इसमें इंजीनियरिंग चाहिए, इसमें सोशल साइंस चाहिए, इसमें क्या क्या नहीं चाहिए, मतलब आप नाम बोलिए वो सब कुछ चाहिए। आपको इसमें वाटर मैनेजमेंट का वो चाहिए, इसमें इन्वायरमेंट का चाहिए, इसमें क्लाइमेट की नॉलेज चाहिए, आप इसमें सीड की नॉलेज चाहिए। कितना क्या क्या है इसमें कि आप अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब इसमें घुसते हैं आप, हम एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और इतने दिन हमारे को काम करते होंगे। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमें लगता है हम अब भी ABCD में है। तो मैं ये जो नई पीढ़ी है, मैं उनको ये कहूंगा कि इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। इतना इज्जत का ये प्रोफेशन है। और जैसे आज है, अगर मैं आज गाजर बेचने जाता हूँ तो मैं हवाई जहाज में बैठ के जाता हूँ। ये किसने कहा कि वो खेती के, हम अगर कोई फोटो भी दिखाते हैं आप लोग, तो एक फटे हुए उसमें धोती में कुर्ते में किसान का फोटो दिखाते हैं, उसको बेचारा बना दिया है। क्यों है बेचारा? वो जिसकी अपनी जमीन है, जो उसमें खड़ा होता है, तो अपनी जमीन का तो लैंडलॉर्ड है वो, तो उसको पहले ही आपने घुटने तोड़ दिए, उसको बेचारा कह के, वो कह के, सब कुछ है उसके पास, सिर्फ उसको हौसला और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये चेन अगर जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट कह रही आज तक तो किया नहीं खैर गवर्नमेंट ने काम इस तरीके के, क्योंकि एक एक गांव में कम से कम 500 करोड़ रुपया चाहिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है। तो अगर एक्चुअल में एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, हमें पता नहीं क्यों नहीं किया। जी कर्नल साहब, आपसे बात कर कर तो ऐसा लग रहा है कि हम लगातार बात करते जाएं, लेकिन समय की एक पाबंदी है और रेडियो का एक शो है, तो एक लिमिटेड समय हमारे पास होता है आपसे बात करने के लिए। पर निश्चित तौर पर हम आपसे और अन्य विषयों पर जरूर दोबारा बात करना चाहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय दिया हमें इस कोरोना काल में, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं की तरफ से भी, और हमारी नई पीढ़ी जो आपको सुन रही है उनकी तरफ से भी प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आपके श्रोताओं को भी हादर नमस्कार। थैंक यू।